जय हिंद दोस्तों, मैं कपिल सोनी आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेटर पर। हम पढ़ रहे हैं अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स, जिसमें हमने पिछली क्लास में देखा था कुछ बेसिक शब्दावलियां और इसके कुछ प्रकार देखे थे, जैसे समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र, ये देखा था। अर्थव्यवस्था की हमने परिभाषा देखी थी, अर्थशास्त्र की परिभाषा देखी थी। फिर हमने इसके अर्थव्यवस्था के प्रकार देखे थे कि अर्थशास्त्र के प्रकार कौन कौन से हैं। फिर हमने इसके दो प्रकार देखे थे, अर्थशास्त्र के हमने दो प्रकार देखे थे। एक था यहाँ पर सरकार या राज्य के हस्तक्षेप के आधार पर और दूसरा था विकास के आधार पर। एक प्रकार क्या था, सरकार या राज्य के हस्तक्षेप के आधार पर और दूसरा था विकास के आधार पर। तो हमने ये देखा था। तो प्लीज आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। यदि आप यूपीएससी, यूपीपीसीएस या कोई भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या फिर गेट या फिर नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो आइए हम देखते हैं अर्थव्यवस्था के दो प्रकार। तो हमने कल देखा था अर्थव्यवस्था के दो प्रकार में सरकारी या राज्य के हस्तक्षेप के आधार पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो हमने ये देखा था। फिर हमने देखा था विकास के आधार पर। विकास के आधार पर तीन प्रकार की थी। एक तो थी यहां पर अल्प विकसित, अल्प विकसित के बाद फिर हमने दूसरा प्रकार देखा था विकासशील, यहां पर विकासशील, और विकासशील के बाद हमने देखा था विकसित। तो हमने ये तीन प्रकार की अर्थव्यवस्था देखी थी, अल्प विकसित, विकासशील और विकसित। तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था क्या थी? अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वो थी जहां पर जो प्राथमिक क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र की भूमिका जीडीपी में जो प्राथमिक क्षेत्र की भूमिका बहुत ज्यादा हो तो वो क्या था? अल्प विकसित। अगर जीडीपी में अगर प्राथमिक क्षेत्र की यहाँ पर भूमिका, जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र की भूमिका अगर बहुत ज्यादा हो कंपेरिजन टू द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र की जगह पर, मतलब प्राथमिक क्षेत्र की भूमिका बहुत ज्यादा हो। जैसे प्राथमिक क्षेत्र क्या था, हमने आपको बताया था, जैसे कृषि हो गया, खनन हो गया, तो ये क्या हो गया? प्राथमिक क्षेत्र हो गया। अगर इनकी भूमिका अगर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर से ज्यादा हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं हम अल्प विकसित। फिर हमने देखा था दूसरा विकासशील अर्थव्यवस्था। विकासशील अर्थव्यवस्था में क्या था कि अगर जीडीपी में कंट्रीब्यूशन अगर देखा जाए, जीडीपी में अगर प्राथमिक क्षेत्र की भूमिका, जो प्राथमिक क्षेत्र की भूमिका है वो बढ़ जाए, प्राथमिक क्षेत्र की भूमिका अगर घट रही हो, तो प्राथमिक क्षेत्र की भूमिका अगर घट रही हो और द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र की भूमिका अगर बढ़ रही हो तो उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम? विकासशील अर्थव्यवस्था। प्राथमिक क्षेत्र की भूमिका अगर घट रही हो और द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र की भूमिका बढ़ रही हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? विकासशील अर्थव्यवस्था। अब इसको हम कैसे समझते हैं, आइए हम देखते हैं। जैसे भारत का ही एग्जाम्पल है, अगर हम भारत में देखें तो 1950 के समथिंग हमारा जीडीपी का करीब 50% कंट्रीब्यूशन था यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र का। 1950 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, जब 1950 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, 47 में आज़ाद हुआ था, लेकिन जब 1950 की बात करते हैं तो उस समय पर हमारा जो जीडीपी में अगर देखा जाए तो 50% से ज़्यादा योगदान किसका था? प्राथमिक क्षेत्र का था। और जो सेकेंडरी और टर्शरी क्षेत्र है, मतलब तीसरा क्षेत्र है, तृतीय क्षेत्र, उसकी भूमिका बहुत कम थी। लेकिन आज के ज़माने में क्या है? आज के ज़माने में जो जीडीपी है, जीडीपी में करीब 15% कंट्रीब्यूशन ले गया है, 15%। और सर्विस सेक्टर है और जो तृतीय क्षेत्र है या फिर द्वितीय क्षेत्र है, इनकी भूमिका यहाँ पर बढ़ रही है। तो हम यहाँ पर कैसे देखते हैं? जैसे विकासशील अर्थव्यवस्था, अगर यहाँ पर देखा जाए तो अगर कोई देश विकासशील है, जैसे भारत है, तो भारत पहले जो अल्प विकसित था, अल्प विकसित कैसे? जैसे यहाँ पर मान लो पहले 100 रुपये कमा रहा था, पहले भारत 100 रुपये कमा रहा था, तो 100 में से 50 रुपये से ज़्यादा करीब प्राथमिक क्षेत्र से आ रहा था। लेकिन आज के ज़माने में क्या है? आज की ये कंडीशन है कि अगर भारत 1000 रुपये कमा रहा है, 1000 रुपये में से करीब 15% यानी 150, मतलब उत्पादन तो बड़ा है लेकिन कंट्रीब्यूशन कम हो गया है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं विकासशील अर्थव्यवस्था। विकासशील अर्थव्यवस्था। फिर हम देख रहे हैं विकसित अर्थव्यवस्था। विकसित अर्थव्यवस्था हमने देखा था कि अगर जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र की भूमिका 5% से भी कम हो और द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र की भूमिका अगर बढ़ जाए तो इसे हम क्या बोलते हैं? विकसित अर्थव्यवस्था। और ये देश ऐसे हैं
जो 1930-40-50 में औद्योगिक क्रांति आ गई थी, मतलब बहुत पहले इनमें औद्योगिक क्रांति आ गई थी। तो हमने ये देखा विकासशील, विकसित और यहाँ पर अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, तो हमने ये देखा। अब क्या हो रहा है, जो विश्व बैंक है, विश्व बैंक ने 2019 में विकासशील और विकसित, अल्प विकसित जो परिभाषा होती हैं, इनकी श्रेणी होती है, उनको समाप्त कर दिया। जो विश्व बैंक होता है, विश्व बैंक, उसने क्या कर दिया कि जो विकासशील है, विकसित है और अल्प विकसित है, तो इनकी श्रेणी ही समाप्त कर दी और बोला कि नहीं, अब ऐसे नहीं करेंगे, हम इसको अलग प्रकार से बांटेंगे। उन्होंने क्या किया, जो अगली बार ने डाटा दिया था, जो अंतिम बार डाटा दिया था 1 जुलाई, जो अंतिम बार डाटा दिया था 1 जुलाई 2020 को इन्हें अंतिम बार डाटा दिया था और बोला था कि 31 यहाँ पर 30 जून 2021 तक ये मान्य होगा, 30 जून 2021 तक मान्य होगा। और फिर इन्हें क्या बताया, इन्हें ये बताया कि जो अर्थव्यवस्था के जो प्रकार हैं, विकास के आधार पर जो अर्थव्यवस्था के जो प्रकार हैं वो 4 प्रकार के हैं। 4 प्रकार के कौन कौन से हैं, जैसे यहाँ पर कहा जाए तो निम्न आय वाली अर्थव्यवस्था, फिर आता है निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था और उच्च मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था, और फिर आता है यहाँ पर उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था। तो आइए हम देखते हैं, जैसे विकास के आधार पर, उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया होगा। पहले यह था, इसको समाप्त कर दिया विश्व बैंक ने। फिर ने क्या किया, अर्थव्यवस्था के 4 प्रकार बताए। 4 प्रकार कौन कौन से बताए, जैसे 4 प्रकार हैं, जैसे निम्न आय वाली अर्थव्यवस्था, इसके 4 प्रकार हैं। निम्न आय वाली अर्थव्यवस्था, निम्न आय वाली अर्थव्यवस्था, ठीक है, निम्न आय वाली अर्थव्यवस्था। फिर दूसरा क्या है, निम्न आय वाली अर्थव्यवस्था के बाद फिर है दूसरा निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था, निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था। फिर तीसरा है यहां पर उच्च मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था, मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था, निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था, उच्च मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था। और चौथे प्रकार क्या है, चौथा प्रकार हमारा क्या है कि उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था। कौन सी है, उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था। तो यहां पर क्या है, उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था, आय वाली अर्थव्यवस्था। तो यहां पर इन्होंने क्या किया, विश्व बैंक ने इसको कितने 4 प्रकार में बांटा है, कितने 4 प्रकार में बांटा है। वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं, जैसे निम्न आय वाली अर्थव्यवस्था, फिर आता है निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था, फिर आता है उच्च मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था। तो ये क्या है, ये इनके 4 प्रकार हैं। तो इनके 4 प्रकार में कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे अगर देखा जाए तो निम्न आय वाली अर्थव्यवस्था, तो इन्हें परिभाषित किया है। इन्हें परिभाषित कैसे किया है कि अगर मान लो कोई देश की जीडीपी है, अगर किसी देश की जीडीपी है, जीडीपी में वहां की जनसंख्या से अगर भाग कर दिया जाए तो वहां का पर कैपिटा इनकम निकल जाती है। मतलब प्रति व्यक्ति आय के आधार पर ने बताया, क्या बताया, जो पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा इनकम या फिर जो प्रति व्यक्ति आय होती है, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर बताया कि अगर जो टोटल जीडीपी है, अगर टोटल जीडीपी में वहां की उस देश की जनसंख्या निकाल दी जाए, जनसंख्या से भाग कर दिया जाए, अगर कुल देश की जीडीपी है और जनसंख्या और उसमें जनसंख्या का भाग कर दिया जाए तो हमारा क्या निकल जाएगा, पर कैपिटा इनकम निकल जाएगी, पर कैपिटा इनकम यहाँ पर निकल जाएगी। तो उसके हिसाब से जो निम्न आय वाली अर्थव्यवस्था है, निम्न आय वाली अर्थव्यवस्था, इसमें क्या था कि अगर इन्होंने बताया क्या किसी देश की अर्थव्यवस्था अगर 1036 डॉलर से अगर कम कमा रहा हो, अगर कोई देश 1036 डॉलर से प्रति व्यक्ति अगर आय है, अगर किसी व्यक्ति की 1036 डॉलर प्रति व्यक्ति वार्षिक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा निम्न आय वाली अर्थव्यवस्था। अगर कोई व्यक्ति एक साल में 1036 रुपए से कम डॉलर से कम कमा रहा है, ये क्या है, डॉलर से कम कमा रहा है या फिर डॉलर से अगर कम है, अगर किसी की आय, किसी देश की प्रति व्यक्ति आय 1036 रुपए डॉलर, 1036 डॉलर प्रति व्यक्ति से भी अगर कम हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, निम्न आय वाली अर्थव्यवस्था। क्या बोलते हैं, निम्न आय वाली अर्थव्यवस्था। लेकिन जो दूसरा प्रकार है, दूसरा प्रकार क्या बोलता है कि अगर किसी देश की प्रति व्यक्ति आय 1036 डॉलर
$1036 से लेकर यहाँ पर अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था, अगर किसी देश की प्रति व्यक्ति आय अगर 1036 से लेकर 4045 तक, अगर 1036 से लेकर 4045 तक डॉलर तक हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था। इसे हम क्या बोलते हैं? निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था। फिर अगर जो तीसरा प्रकार होता है, तीसरा प्रकार क्या है? उच्च मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था। तो इसमें क्या है? इसमें है अगर किसी देश की प्रति व्यक्ति आय 40-45 या फिर 40-46 डॉलर से लेकर 12,535 डॉलर इसके बीच में हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? उच्च मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था। उसे हम क्या बोलते हैं? उच्च मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था। और चौथा प्रकार है, चौथा प्रकार क्या बोलता है? अगर किसी देश की जो प्रति व्यक्ति आय है 12,535 क्या 12,535 रुपए डॉलर से ज़्यादा है, 12,535 डॉलर से अगर ज़्यादा है मतलब ज़्यादा, यहाँ पर कम। अगर किसी देश की प्रति व्यक्ति आय 1036 डॉलर इससे कम है तो उसे हम क्या बोलेंगे? निम्न आय वाली अर्थव्यवस्था। मतलब यहाँ पर क्या है? निम्न आय वाली अर्थव्यवस्था, जैसे लोअर इनकम इकोनॉमी। फिर दूसरा है निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था, लोअर मीडियम इकोनॉमी। ये क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 1036 से लेकर 40-45 डॉलर के बीच में हो। अगर किसी देश की प्रति व्यक्ति आय 40-46 डॉलर से लेकर 12,535 डॉलर के बीच में है तो उसे हम क्या बोलेंगे? उच्च मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था। उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था कब बोलेंगे? अगर किसी देश की प्रति व्यक्ति आय 12,535 डॉलर से अगर ज़्यादा है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था। तो हम इसको क्या बोलेंगे? उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था। तो इनने बताया, विश्व बैंक ने, जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक है उसने बताया कि जो भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है 2020 में इनने आंकड़े दिए और बोला कि जो भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है कितनी है? 21-20। भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा इनकम क्या है? यहां पर है 21-20। जो भारत की पर कैपिटा इनकम है वो है कितनी? 21-20 डॉलर पर ईयर। मतलब ये क्या है? पर कैपिटा इनकम। ये क्या है? पर कैपिटा इनकम, यानी प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद क्या है? 21-20 डॉलर इतनी है। तो इस हिसाब से क्या हो रहा है? इस हिसाब से जो भारत की जो कैटेगरी है वो है सेकंड वाली। मतलब भारत है, भारत कहाँ पे आता है? दूसरी रैंक पे आता है। यहाँ पर क्या है? भारत है, क्योंकि देख रहे होगे 21-20 कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पर करीब आ रहा है, तो मतलब इसके बीच में हो जा रहा है। तो भारत को क्या रखा है इन्होंने? निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था, जो बहुत ही शर्मनाक बात है, तो आइए हम देखते हैं। तो हमने देखा ये विश्व बैंक के विकास के प्रकार, अर्थव्यवस्था के हमने प्रकार देखे। हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक देखने जा रहे हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। और प्लीज आप अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि मेरा दावा है कि मेरे नोट्स के अलावा अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ते हैं तो भी आपके यूपीएससी, एमपीपीएससी या कोई भी एग्जाम हो, बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। और ये क्लास प्री और मेंस के ओरिएंटेड रहेगी। प्री और मेंस के लिए आपको कहीं भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से पढ़ते जाएंगे। तो ये हम चर्चा करते हैं क्या? अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। अगर हम चर्चा करें अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, तो अर्थव्यवस्था के हम क्षेत्रक की बात करें तो इसमें क्या आता है? इसके हेडिंग डाल लीजिए अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। अर्थव्यवस्था के यहाँ पर क्षेत्रक डाल लीजिए, क्षेत्रक। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक इसके 3 प्रकार हैं। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? जैसे इसके 3 प्रकार कौन कौन से हैं, आइए हम चर्चा करते हैं। जैसे इसका पहला प्रकार क्या है? आर्थिक गतिविधियों के आधार पर, आर्थिक गतिविधियों के आधार पर, पहला प्रकार है इसका आर्थिक गतिविधियों के आधार पर, आर्थिक गतिविधि के आधार पर इसका पहला प्रकार है। फिर दूसरा यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है संगठन के आधार पर।
दूसरा है संगठन के आधार पर, फिर तीसरा यहाँ पर क्या, स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। अगर इसको देखा जाए आर्थिक गतिविधियां मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी के आधार पर, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसके आधार पर, जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी के आधार पर, और यहाँ पर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर, जैसे कौन सा संगठित है या असंगठित है, तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर है, और यहाँ पर स्वामित्व के आधार पर यानी ओनरशिप के आधार पर है। तो यहाँ पर जो क्षेत्रक होते हैं, अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्रक होते हैं, इनको हमने 3 प्रकार में बांटा है, आर्थिक गतिविधियों के आधार पर, संगठन के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर। अब बात आती है कि आर्थिक गतिविधियां क्या होती हैं। आर्थिक गतिविधियां तो ये क्या होती हैं? आर्थिक गतिविधियां ऐसी गतिविधियां होती हैं जिनसे अर्थ की प्राप्ति होती है। आर्थिक गतिविधियां कौन होती हैं? आर्थिक गतिविधियां ऐसी गतिविधियां होती हैं जिनसे अर्थ की प्राप्ति होती है। बात आती है आर्थिक गतिविधियां क्या हैं? आर्थिक गतिविधियां ऐसी गतिविधियां होती हैं जिनसे अर्थ की प्राप्ति होती है, यानी धन की प्राप्ति होती है, अर्थ की प्राप्ति। आर्थिक गतिविधियां वो गतिविधियां होती हैं जिनसे अर्थ की प्राप्ति होती है। तो आर्थिक गतिविधियों में हमने क्या किया, इनके क्षेत्रक बांटे हैं। आर्थिक गतिविधियों के इनके क्षेत्रक के जो प्रकार है वो क्षेत्रक कौन कौन से हैं? जैसे प्राथमिक क्षेत्र, हमने इसको कल भी डिस्कस किया था। जैसे क्या है प्राथमिक क्षेत्र, तो प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है? अगर हम इनकी गतिविधियां देखें, आर्थिक गतिविधियां, तो इसमें आता है क्षेत्रक के आधार पर। तो प्राथमिक जहां से अर्थ की प्राप्ति होती है, और क्षेत्रक 3 प्रकार के होते थे। जो क्षेत्रक थे, क्षेत्रक के कितने 3 प्रकार थे, 3 प्रकार। लेकिन बाद में मॉडर्न एज में क्या कर दिया, अब इसके 5 प्रकार कर दिए हैं। अब क्या है 5 प्रकार हो गए हैं। तो हम बात करते हैं कि यहाँ पर 5 प्रकार कौन कौन से हैं। जैसे प्राथमिक क्षेत्र, ये क्या है प्राथमिक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जहां पर प्राकृतिक संसाधनों का दोहन और उसका उपयोग होता है। प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है? जहां प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग और उसका दोहन होता है। जैसे प्राकृतिक संसाधनों का आधारित, ये क्या है प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित, जो नेचुरल रिसोर्स है उस पर आधारित होता है। जैसे कृषि हो गया, या फिर खनन हो गया, जैसे खदान में काम करते हैं तो खनन हो गया, ठीक है। खनन के बाद फिर क्या हो जाएगा, खनन के बाद जैसे मछली पालन, जैसे फिशरीज हो गया, मछली पालन, ठीक है। मछली पालन के बाद फॉरेस्ट्री हो गया। तो मतलब ये क्षेत्र हैं तो उन पर आधारित है, तो उसे हम क्या बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र। होता है दूसरा द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र क्या था, फिर दूसरा होता है द्वितीयक क्षेत्र। तो द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं विनिर्माण क्षेत्र बोलते हैं, यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोलते हैं। क्या विनिर्माण क्षेत्र। तो विनिर्माण क्षेत्र क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो प्राथमिक संसाधनों से, जो यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र से जो सामान मिल रहा है उसका प्रसंस्करण करके और मशीनीकरण करने के बाद अगर उसको उपयोगी बनाया जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं द्वितीयक क्षेत्र। इसका मतलब क्या हो, जैसे गेहूं है, किसी किसान ने गेहूं लगाए, आपने उसको फैक्ट्री में ले आए, और फैक्ट्री में लेके आपने क्या किया, उसको गेहूं को साफ किया, साफ करने के बाद उसको पीस दिया, साफ किया और साफ करने के बाद पीस दिया, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोले हम विनिर्माण क्षेत्र। मतलब गेहूं से हमने आटा बना दिया, गेहूं से हमने आटा बना दिया। जैसे और भी हो जाता है, मान लो खदान से कोई अयस्क ले आए, अयस्क से हमने क्या कर दिया मेटल बना दिया, और मेटल का यूज हो रहा है। तो मतलब अगर देखा जाए जो द्वितीयक क्षेत्र है, जो फैक्ट्री में जो काम हो रहा है, विनिर्माण हो रहा है, प्रसंस्करण हो रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं द्वितीयक क्षेत्र बोल देते हैं। फिर आता है तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, इसको हम सर्विस सेक्टर बोल देते हैं। क्या तृतीयक क्षेत्र या आप टर्सरी क्षेत्र, टर्सरी सेक्टर, जैसे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और ये टर्सरी सेक्टर। तो तृतीयक क्षेत्र होता है। तो तृतीयक क्षेत्र में हम क्या करते हैं, तृतीयक क्षेत्र में हम यहाँ पर देखते हैं, ये रखते हैं सेवा क्षेत्र। जो तृतीयक क्षेत्र है उसको हम क्या बोलते हैं सेवा क्षेत्र बोल देते हैं, यानी सर्विस सेक्टर। अब इसका मतलब क्या हुआ, जो प्राथमिक क्षेत्र की वस्तुएं हैं उसको हमने विनिर्माण तो कर दिया, ठीक है, फैक्ट्री में बन तो गई, लेकिन उसको कहीं सोर्स तक ले जाना तो पड़ेगा, सोर्स तक ले जाना तो पड़ेगा। जो दुकानदार हो गए, जो ड्राइवर हो गए या गाड़ी वाले हो गए, तो यहाँ सामान तो ले जाएंगे।
इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम तृतीयक क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र। जैसे तुम गेहूं, किसान ने किसी फैक्ट्री में गेहूं डाल दिया, किसान ने क्या किया, गेहूं उगाए, तो वो गया प्राथमिक क्षेत्र, क्योंकि उसने जमीन से जुड़ा हुआ काम किया, प्राथमिक क्षेत्र से काम किया है। वो फैक्ट्री में गए, जब फैक्ट्री में जाएंगे, जैसे गेहूं है, अगर हम गेहूं की बात करें, गेहूं यहाँ से कहाँ गया, पहले किसान से, पहले किसान के पास था, तो ये क्या था, प्राइमरी क्षेत्र। जब यहाँ से किसान के पास से जाएगा, कहाँ जाएगा, फैक्ट्री में जाएगा, ठीक है। जब फैक्ट्री में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, द्वितीयक क्षेत्र। लेकिन जब इसका आटा बना दिया, फिर इसको कहाँ ले जाएंगे, किसी होटल में ले जाएंगे, फिर इसकी चपाती या रोटी बनाएंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा होटल में, ये हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र। मतलब जो हमें सेवाएं मिल रही हैं, ये क्या है, सेवा क्षेत्र। जो होटल वगैरह है, ये हो गया सेवा क्षेत्र। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये तृतीयक क्षेत्र हो जाएगा। और जो चतुर्थक क्षेत्र होता है, इसके अलावा जो होता है चतुर्थक क्षेत्र, आप इसको नोट कर लीजिए। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर आधारित होता है, जो बौद्धिक बुद्धिमत्ता के आधार पर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं चतुर्थक क्षेत्र। इसको आप लिख लिया होगा। इसके बाद देखते हैं हम जो चतुर्थक क्षेत्र है, उसको अगर आप देखें तो फिर आता है चतुर्थक क्षेत्र। जो चतुर्थक क्षेत्र है यानी क्वार्टरनरी सेक्टर है, क्वार्टरनरी सेक्टर क्या होता है, जो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी पर आधारित होता है, मतलब बुद्धिमत्ता पर आधारित होता है। जो बुद्धिमत्ता है, जो बुद्धिमत्ता यानी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी पर आधारित होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं चतुर्थक क्षेत्र, यानी चतुर्थक क्षेत्र बोल देते हैं। चतुर्थक क्षेत्र यानी क्वार्टरनरी एक्सेट्रा बोल देते हैं, चतुर्थक क्षेत्र बोल देते हैं। अब इसमें क्या आता है, जैसे डॉक्टर हो गया, या फिर इंजीनियर हो गया, या फिर कोई वकील हो गया, ठीक है, या फिर कोई साइंटिस्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो जैसे डॉक्टर, वकील, साइंटिस्ट ये हो गए, वकील तो शायद नहीं आएगा, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र है, ये क्या हो, बुद्धिमत्ता वाला क्षेत्र हो जाएगा, यानी चतुर्थक क्षेत्र हो जाएगा। फिर एक होता है पांचवा क्षेत्र। पांचवा क्षेत्र क्या हो जाएगा, जो पांचवा क्षेत्र यानी पंचम क्षेत्र, फिफ्थ सेक्टर है पंचम क्षेत्र। जो पंचम क्षेत्र होता है, वो पंचम क्षेत्र कौन सा है, जिसकी नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पंचम क्षेत्र कौन सा है, जिसकी नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे नीति निर्माण में कौन सी, जैसे नीति निर्माण आधारित, नीति जिसकी नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जैसे कहीं का डीएम हो गया, कलेक्टर हो गया, या फिर कोई मंत्री हो गया, मोदी जी हो गए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, ये पंचम क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। ये कहाँ आएंगे, पंचम क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। तो हमने इनके देखे अर्थव्यवस्था के प्रकार। पहला प्रकार क्या था, पहला प्रकार था यहाँ पर आर्थिक गतिविधि के आधार पर, दूसरा प्रकार था यहाँ पर संगठन के आधार पर, और तीसरा यहाँ पर प्रकार था, जो तीसरा प्रकार था मतलब ओनरशिप यानी स्वामित्व के आधार पर। हमने पहला प्रकार क्या देखा था, पहला प्रकार देखा था आर्थिक गतिविधियों के आधार पर, ठीक है, आर्थिक गतिविधियों के आधार पर। दूसरा देखा था यहाँ पर हमने संगठन के आधार पर, संगठन के आधार पर। और तीसरा हम देखने वाले हैं क्या, स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। तो हेडिंग डालिए संगठन के आधार पर। तो संगठन के आधार पर दो प्रकार के यहाँ पर क्षेत्र होते हैं। संगठन के आधार पर इनके दो प्रकार के क्षेत्र होते हैं। जैसे एक होता है संगठित क्षेत्र और दूसरा होता है असंगठित क्षेत्र, मतलब ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इसके दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से, एक होता है संगठित क्षेत्र, संगठित क्षेत्र, और दूसरा कौन सा होता है, असंगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र होता है। कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, एक तो होता है संगठित क्षेत्र और दूसरा होता है असंगठित क्षेत्र। तो संगठित क्षेत्र वो क्या होता है, संगठित क्षेत्र जैसे कोई कंपनी हो गई, सरकार हो गई, मतलब ऐसा क्षेत्र होता है, ऐसी कंपनी होती है जहां पर वहां के जो मजदूर हैं, जो वहां पर जो काम करने वाले एम्प्लॉय हैं, अगर एम्प्लॉय का सामाजिक बीमा भी होगा, उनका बीमा भी होगा, ठीक है, बीमा के अलावा उनकी कोई सुरक्षा भी होगी, सुरक्षा भी होगी, और नौकरी की निरंतरता रहेगी कि उनको ऐसा नहीं कि चाहे आप निकाल दो,
ऐसा भी नहीं होगा। मतलब नौकरी की सुरक्षा होगी, नियमित रोजगार होगा, नियमित नियमित रोजगार होगा। ठीक है, रोजगार, नियमित रोजगार होने के बाद तो उसमें यह भी रहेगा कि न्यूनतम वहां का वेतन भी होगा, कि यहाँ पर हर एम्प्लॉय को कुछ ना कुछ सैलरी मिलनी चाहिए। मतलब इनका क्या है, न्यूनतम रोजगार भी रहेगा, न्यूनतम यहाँ पर वेतन भी रहेगा। मतलब ये बहुत सारी चीजें रहती हैं, किसमें रहती हैं, संगठित क्षेत्र में। लेकिन जो असंगठित क्षेत्र कौन सा होता है, असंगठित क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जहां पर, जो असंगठित क्षेत्र की बात करें तो असंगठित क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जहां पर इन सबकी कोई की गारंटी नहीं होती है, कि वहां पर बीमा भी नहीं हो सकता है, या फिर कोई सुरक्षा भी नहीं होगी, नियमित रोजगार की भी कोई बात नहीं होगी, या फिर न्यूनतम वेतन मिल जाएगा ऐसा भी कोई बात नहीं होगी। काम रोज आज मिल रहा है कल नहीं मिल रहा है, यहाँ पर कहीं पे लग गए। जैसे यहाँ पर क्या अस्थिरता बहुत होती है, क्या अस्थिरता बहुत होती है। जैसे हमारे यहाँ पे कोई नौकर काम कर रहा है, या फिर दिहाड़ी मजदूर हो गए, जो क्या है डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं और डेली काम करते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे असंगठित क्षेत्र के लोग हो जाएंगे। असंगठित यानी अनऑर्गेनाइज, क्या ये हो जाएगा ऑर्गेनाइज सेक्टर, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो जाएगा, क्या अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ये हो जाएगा। फिर होता है स्वामित्व के आधार पर, जो तीसरा हमने प्रकार देखा स्वामित्व के आधार पर। तो स्वामित्व के आधार में दो प्रकार के होते हैं। जैसे एक होता है क्या प्राइवेट, एक होता है पब्लिक। प्राइवेट और पब्लिक मतलब सार्वजनिक और निजी। स्वामित्व के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। जैसे कौन कौन से प्रकार के हैं स्वामित्व के आधार पर, होता है प्राइवेट, ठीक है, और दूसरा होता है निजी, होता है पब्लिक होता है। ठीक है, जो प्राइवेट और पब्लिक होता है, जो प्राइवेट और पब्लिक ये क्या है स्वामित्व के आधार पर। जैसे यहां पर निजी 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 फर्म या कंपनी, यहां पर सार्वजनिक यानी सार्वजनिक। तो यहां पर हम देख रहे हैं प्राइवेट और पब्लिक। जो प्राइवेट और पब्लिक की बात होती है तो यहां पर कल्याण की भावना रहती है। यहां पर अगर देखा जाए जो पब्लिक होता है वहां पर कल्याण की भावना रहेगी कि सबका कल्याण हो, और यहां पर यह तय रहता है, यहां पर सुरक्षा की भावना भी रहती है। सुरक्षा की भावना अगर कैसे हो गई, जैसे अगर मंदी आ गई तो यहां से कर्मचारियों को नहीं निकालेंगे। अगर मंदी आ गई तो भी कर्मचारियों को नहीं निकालेंगे, कर्मचारी को नहीं निकालेंगे। कहां पर, मंदी में। अगर मंदी आ गई तो मंदी में कर्मचारियों को नहीं निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर एक ड्रॉबैक यह है कि सार्वजनिक में थोड़ी भ्रष्टाचार की भावना भी हो जाती है। जैसे भ्रष्टाचार, करप्शन, और यहाँ पर गवर्नेंस ज़्यादा हो जाता है। क्या भ्रष्टाचार, यहाँ पर भ्रष्टाचार थोड़ा हो सकता है। भ्रष्टाचार यहाँ पर प्रशासन की भूमिका ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पर भ्रष्टाचार और प्रशासन की भूमिका ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये क्या है, पब्लिक है, सार्वजनिक है। और यहाँ पर एक चीज़ और रहती है, यहाँ पर असमानता, असमानता कम होती है। असमानता यहाँ पर मिनिमम होती है। तो मतलब क्या है, सार्वजनिक है। फिर जो निजी क्षेत्र होता है, निजी क्षेत्र क्या है, जो निजी क्षेत्र होता है वहाँ पर कल्याण की भावना ना होकर प्रॉफिट की भावना होती है। वहाँ पर कल्याण की भावना ना होकर यहाँ पर प्रॉफिट की बात होगी कि हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है। यहाँ पर प्रॉफिट की भावना रहती है कि हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है। फिर यहाँ पर जो दूसरा प्रकार है, दूसरा प्रकार में यहाँ पर जैसे जो प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी जैसे मान लो कोई फैक्ट्री है, अभी कोरोना का लॉकडाउन चला था तो उसमें बहुत सारी कंपनियां ऐसे कर्ज में डूब गई थी, तो निकाल दिया कि चल निकल। तो मतलब इसमें क्या हुआ कि लोगों को निकाल दिया। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो प्राइवेट लोग हैं, प्राइवेट लोग क्या करते हैं, मुनाफे पर आधारित काम करते हैं। जैसे अगर मान लो काम नहीं है तो क्या करेंगे, उन लोग को जो लोग हैं उनको निकाल देंगे। तो यहाँ पर नौकरी जाने का डर बना रहता है, यहाँ पर डर रहता है नौकरी जाने का। लेकिन यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात होती है कि भ्रष्टाचार बहुत कम होता है, प्रशासन बहुत कम होता है और भ्रष्टाचार बहुत कम होता है, मतलब ना के बराबर। और यहाँ पर असमानता की भावना हो जाती है। यहाँ पर असमानता मैक्सिमम स्तर पर होता है। इसका मतलब क्या है, जो जितना काम करेगा उसको उतनी सैलरी मिलेगी, जो जितना काम करेगा उसको उतनी सैलरी मिलेगी, मतलब इस पर आधारित होता है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि प्राइवेटाइजेशन बेकार है,
मुझे तो नहीं लगता प्राइवेटाइजेशन बेकार है, क्योंकि इस बहाने सुविधा मिल जाती है। आप देख रहे होंगे जैसे BSNL, जो BSNL वगैरह की जो कंपनियां थी, जैसे मान लो आप BSNL के ऑफिस में गए, मुझे पता है जब मैं किसी BSNL के ऑफिस गया था, वहां पर पता चला है कि अगर मान लो उस समय कोई दिक्कत आ गई है तो कंपनी का, तो वहां पे कंपनी ने बोला कि आप एक काम करिए, कल आइए, परसों आइए, या एक हफ्ता बाद आइए, या फिर सुनेंगे नहीं। मतलब इतनी सारी परेशानी थी। लेकिन जैसे ही एयरटेल आईडिया आई, जब प्राइवेट लोग आए तो क्या हुआ, कंपटीशन बढ़ा। फिर जो प्राइस थे, प्राइस थोड़ी कम हुए, तो प्राइवेट लोग जैसे ही आते हैं तो वहाँ पे कंपटीशन बढ़ जाता है। कंपटीशन बढ़ जाता है तो क्या है, जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की, वो क्वालिटी सही हो जाती है, तो हम लोग को फायदा मिल जाता है। तो अच्छी बात है, हम लोग को फायदा मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर यही है कि अगर प्राइवेटाइजेशन होता है तो इससे लोगों को सुविधाएं मिल जाती हैं। तो हमने ये देखा अर्थव्यवस्था के, हमने क्षेत्रक देखे, इसके प्रकार देखे। हम देख रहे हैं टाइप ऑफ जॉब। जॉब के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन सी जॉब होती हैं, हम उनको देखते हैं। जैसे जॉब के प्रकार, तो जॉब के प्रकार कौन कौन से हैं। जैसे पहला प्रकार क्या है, गोल्ड कॉलर जॉब। पहला प्रकार क्या है, गोल्ड कॉलर जॉब। गोल्ड कॉलर जॉब क्या होती है, हाईली स्किल्ड पर्सन होते हैं इसमें, हाईली स्किल्ड पर्सन होते हैं। कौन से, हाईली स्किल्ड पर्सन होते हैं। हाईली स्किल्ड पर्सन में कौन कौन से आते हैं, जैसे डॉक्टर हो गया, या फिर इंजीनियर हो गया, या फिर वकील हो गया। ठीक है, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, या फिर कोई साइंटिस्ट हो गया। ठीक है, साइंटिस्ट के अलावा, तो ये क्या हो गया, हाईली स्किल्ड जॉब है। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, तो ये क्या है, हाईली स्किल्ड जॉब, हाईली स्किल्ड पर्सन है, उनको हम क्या बोलेंगे, गोल्ड कॉलर जॉब। इनको हम क्या बोलेंगे, गोल्ड कॉलर जॉब। फिर दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है ब्लू कॉलर जॉब। ब्लू कॉलर जॉब, तो ब्लू कॉलर जॉब क्या होती है, ब्लू कॉलर जॉब ये होती है, जैसे मान लो कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री में जो स्किल लोग भी होंगे, कुछ अनस्किल लोग भी होंगे, कुछ स्किल लोग भी होंगे, कुछ अनस्किल लोग होंगे। जैसे कुछ मजदूर होते हैं, वहाँ के जो लेबर होते हैं, कुछ स्किल लेबर भी होती है, कुछ अनस्किल लेबर होते हैं। जैसे ठेकेदार भी हो गया, या फिर जो दिहाड़ी मजदूर है वो हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, स्किल एंड अनस्किल लेबर। यहाँ पर स्किल एंड अनस्किल लेबर। ठीक है, स्किल और अनस्किल लेबर। फिर यहाँ पर तीसरा होता है ग्रे कॉलर जॉब। ग्रे कॉलर जॉब, ग्रे कॉलर जॉब क्या होती है, ग्रे कॉलर जॉब वो वाली जॉब होती है जहां पर रिटायरमेंट के बाद भी लोग काम करते हैं। ग्रे कॉलर जॉब क्या होती है, ग्रे कॉलर जॉब वो होती है जैसे रिटायरमेंट के बाद भी काम करते हैं। जैसे मान लो कोई बहुत बड़ा वकील है, उम्र हो गई है, बड़े बड़े हो गए, लेकिन उनको रखा जाता है क्योंकि उनसे कुछ सलाह मिल जाती है। तो जैसे कोई डॉक्टर हो गया, रिटायरमेंट के बाद भी काम कर रहे हैं, दवाई लेके जा रहे हैं कि हाँ लो ये लो ले लो, तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा ग्रे कॉलर जॉब। क्या हो जाएगा, ये ग्रे कॉलर जॉब हो जाएगा। फिर एक होता है पिंक कॉलर जॉब। पिंक, लड़कियों का फेवरेट पिंक, पिंक कॉलर जॉब। तो पिंक कॉलर जॉब ये होती है जहां पर बहुत ही कम सैलरी मिलती है। मतलब जैसे कोई लाइब्रेरियन हो गया, जहां पर कम सैलरी मिलती है, कम वेतन आधारित। यहाँ पर रिटायरमेंट के बाद भी काम कर रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद भी यहाँ पर काम कर रहे हैं। यहाँ पर कम वेतन पर भी काम कर रहे हैं। जो पिंक कलर जॉब होती है, यहाँ पर कम वेतन पर काम करते हैं। जैसे यहाँ पर डॉक्टर हो जाएगा, और यहाँ पर जैसे कम वेतन पर काम करते हैं, जैसे लाइब्रेरियन हो गया। जैसे कोई लाइब्रेरी में बैठा हुआ है, लाइब्रेरियन हो गया, उनके वेतन बहुत कम रहती है। जैसे कोई रिसेप्शन में बैठा हुआ है, रिसेप्शनिस्ट, तो मतलब इन लोग की जॉब बहुत कम, यहाँ पर वेतन बहुत कम रहती है। फिर हमने देखा गोल्ड कॉलर जॉब, ब्लू कॉलर जॉब, ग्रे कॉलर जॉब, पिंक कॉलर जॉब। फिर हम यहाँ पर देख रहे हैं ग्रीन कॉलर जॉब। इनके अलावा इनका अगला प्रकार क्या है, ग्रीन कॉलर जॉब। अब ग्रीन कॉलर जॉब क्या होती है, जो इन्वायरमेंटल पर आधारित होती है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो मतलब इन्वायरमेंटल की बहुत पैरवी करते हैं। जैसे यहाँ पर पांचवा क्षेत्र, यहाँ पर पांचवी जॉब है ग्रीन कॉलर जॉब। ग्रीन कॉलर जॉब, ग्रीन कॉलर जॉब ये होती है जहां पर पर्यावरण पर आधारित, यानी पर्यावरण पर आधारित, जैसे का परामर्श शास्त्री है,
तो ये क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर जॉब हो जाएगा। ग्रीन कलर जॉब के अलावा फिर क्या होता है, ब्लैक कलर जॉब। ब्लैक कलर जॉब क्या होती है, जो ब्लैक कलर जॉब ये होती है, जैसे मान लो कोई खनन क्षेत्र में काम कर रहा है, खनन क्षेत्र का मजदूर है, जैसे ब्लैक कलर जॉब, ब्लैक कॉलर जॉब। ब्लैक कॉलर जॉब वो होती है जहां पर खनन क्षेत्र के जो मजदूर हैं, खनन क्षेत्र के जो मजदूर है, खनन क्षेत्र के मजदूर है, जो खनन क्षेत्र के मजदूर है उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम ब्लैक कॉलर जॉब। फिर यहाँ पर आता है ओपन कॉलर जॉब। ओपन कॉलर जॉब क्या होती है, जो घर से बैठकर, फिर यहाँ पर आता है ओपन कॉलर जॉब। ओपन कॉलर जॉब क्या होती है, ओपन कॉलर जॉब वो होती है जो घर से बैठकर इंटरनेट के द्वारा अपना काम करते हैं, जो घर से बैठकर इंटरनेट के द्वारा अपना काम करते हैं, पैसे कमाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ओपन कॉलर जॉब, यानी घर पर बैठकर इंटरनेट के द्वारा अपना काम करते हैं। फिर यहाँ पर आता है वाइट कॉलर जॉब। वाइट कॉलर जॉब यहाँ पर क्या होता है साथ में, और फिर तो वाइट कॉलर जॉब। तो वाइट कॉलर जॉब क्या होती है, वाइट कॉलर जॉब वो होती है जो किसी जैसे मैनेजमेंट का काम करते हैं, या फिर मैनेजमेंट हो गया, या फिर ऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया, तो वहाँ पे जो लोग काम करते हैं, जैसे ऑफिस के एम्प्लॉय हो गए, तो वो लोग हो गए हैं, तो या फिर जो प्रोफेशनल हैं, जो प्रोफेशनल हैं, जो प्रोफेशनल हैं, जैसे कोई फैक्ट्री में काम करते हैं, मैनेजमेंट का काम करते हैं, तो वो लोग क्या हो जाएंगे, वाइट कॉलर जॉब। फिर यहाँ पर एक आती है यहाँ पर नो कॉलर। वाइट कॉलर के बाद फिर आता है नो कॉलर। नो कॉलर में जैसे नो कॉलर में कौन लोग आते हैं, नो कॉलर जिसकी कोई कॉलर ही नहीं है, जैसे कोई आर्टिस्ट हो गया, नो कॉलर जॉब। नो कॉलर जॉब में कौन कौन सा आ जाएंगे, जैसे आर्टिस्ट हो गया, इनकी कोई कॉलर ही नहीं है, जैसे बस अपनी रुचि से काम कर रहे हैं, पैसे से मतलब नहीं है, बस कमाई हो रही तो हो रही है। जैसे कोई आर्टिस्ट हो गया, आर्टिस्ट हो गया, या फिर कोई एक्टर हो गया, आर्टिस्ट हो गया, एक्टर हो गया, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं लो कॉलर जॉब, नो कॉलर जॉब। फिर एक और जॉब होती है, इसे हम बोलते हैं ऑरेंज कॉलर जॉब। एक कौन सी जॉब होती है, ऑरेंज कॉलर जॉब, ऑरेंज कॉलर जॉब। ऑरेंज कॉलर जॉब क्या होती है, जैसे मान लो कोई मजदूर, जैसे किसी जेल में गए, तो वहाँ के जेल के जो कैदी हैं, पड़े पड़े खा रहे हैं, उनसे भी काम करवा लो। तो मतलब जो कैदी हैं, कैदी से भी काम करवा रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑरेंज कॉलर जॉब, मतलब कैदियों से काम निकलवा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने देखा, क्या क्या देखा, जैसे जॉब के प्रकार, जॉब के प्रकार में कौन कौन से हैं, जैसे गोल्ड कॉलर जॉब, ये हाईली स्किल जॉब होती है, मतलब यहाँ पर स्किल की बहुत ज़रूरत होती है। फिर दूसरा होता है ब्लू कॉलर जॉब, यानी स्किल यहाँ पर जॉब होती है, स्किल हो या अनस्किल हो, तो ये हो जाएगी ब्लू कॉलर जॉब। फिर होता है ग्रे कॉलर जॉब। ग्रे कॉलर जॉब जो रिटायरमेंट के बाद भी काम करते हैं। फिर होता है पिंक कॉलर जॉब, यानी कम वेतन पर भी काम कर देते हैं। फिर होता है ग्रीन कॉलर जॉब, यानी पर्यावरण से जुड़े जो काम करते हैं वो हो जाएंगे ग्रीन कॉलर जॉब में। और ब्लैक कॉलर जॉब में क्या होते हैं, जो खनन के क्षेत्र में काम करते हैं, वहाँ के जो मजदूर हैं खनन क्षेत्र में, उनको बोल देंगे हम क्या, यहाँ पर ब्लैक कॉलर जॉब। ओपन कॉलर जॉब जो घर से इंटरनेट के द्वारा अपना कमाई करते हैं, अपना काम करते हैं, उसे हम क्या हो जाएंगे, ओपन कॉलर जॉब। तो होता है वाइट कॉलर जॉब। वाइट कॉलर जॉब क्या होता है, जो प्रोफेशनल वर्कर हैं, मैनेजमेंट का काम करते हैं, इसके लोग हैं, उनको हम क्या बोल देंगे, वाइट कॉलर जॉब। फिर नो कॉलर क्या होती है, जैसे कोई एक्टर हो गया और कोई आर्टिस्ट हो गया, एक्टर हो गया, तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे नो कॉलर जॉब। और ऑरेंज कॉलर जॉब क्या है, जो कैदियों से भी काम करवा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने देखा अर्थव्यवस्था की बहुत सारे बेसिक शब्दावली हैं, इनको हमने देखा। तो अगली क्लास में हम शुरुआत करेंगे बाटा सिस्टम, मुद्रा यानी मनी, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि नए वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसमें बहुत मेहनत कर रहा हूँ और इसको आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। इसको जो लिखवा रहा हूँ उसके आप प्रॉपर नोट्स बनाइए, क्योंकि जो आ रहा है इसी में से एग्जाम में आ जाएगा। और मैं दावा करता हूँ कि मेरी नोट्स के अलावा आपको कुछ भी जरूरत पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। धन्यवाद।